नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां माल देवता नदी में सेल्फी लेने के दौरान युवक की डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 22 वर्षीय युवक क्लेमेंस टाउन क्षेत्र से अपने परिवार के साथ गणेश विसर्जन के लिए माल देवता नदी पर पहुंचा था, जहां सेल्फी लेने के दौरान अचानक युवक का पांव फिसल गया और वो नदी के साथ बहने लगा। खबर मिलते ही थाना रायपुर पुलिस मौके पर पहुंचती है और युवक की तलाश शुरू की। करीब 4 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन में युवक की बॉडी घटनास्थल से करीब 8 किलोमीटर दूर नदी में स्टेडियम के पास मिली। पिथौरागढ़ में चीन बॉर्डर के करीब बुगडियार में बीते रोज एक मजदूर की भारी बोल्डर की चपेट में आने से मौत हो गई थी। दुर्गम पैदल रास्ता होने के बावजूद ग्रामीण शव को मुनस्यारी नहीं ला पा रहे थे। आखिरकार एक बार फिर से आईटीबीपी के जवानों ने मोर्चा संभाला। मजदूर के शव को 26 किलोमीटर का दुर्गम पैदल रास्ता तय कर मुनस्यारी तहसील पहुंचाया और आईटीबीपी के जवानों को कठिन रास्ता तय करने में पूरा दिन लग गया, लेकिन सीमा के प्रहरियों ने हिम्मत नहीं हारी और बगडियार से शव को जो डेस्टिनेशन थी प्रॉपर वहां तक पहुंचाया। कॉर्बेट से लगे रामनगर वन प्रभाग में टेड़ा गांव के पास एक बाघिन बहुत समय से दिखाई दे रही है। ये बाघिन शनिवार रात को फिर से नजर आई तो वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। ये टेड़ा को जाने वाले रास्ते में कोसी बैराज चौकी के पास सड़क पर टहलती नजर आई। बाघिन ने रविवार को एक मवेशी को भी अपना शिकार बनाया था, जिसके बाद से टेड़ा गांव में डर का माहौल है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप राजवार ने मवेशी के शिकार करते फोटो को अपने कैमरे में कैद किया था। कोरोना संकट के बीच डॉक्टरों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि उनके कामकाज में प्रशासन का दखल नहीं होना चाहिए। पीजी डॉक्टरों को पूरी सैलरी देने की भी मांग की गई है। इसके साथ ही 21 सितंबर को सामूहिक अवकाश की घोषणा की गई है। 30 सितंबर से कार्य बहिष्कार की भी चेतावनी दी गई है। तो डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है। 21 सितंबर को सामूहिक अवकाश की उन्होंने घोषणा कर दी है। सैलरी देने की मांग कर रहे हैं। देखिए, कोरोना संकट के बीच डॉक्टरों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि उनके कामकाज में प्रशासन का दखल नहीं होना चाहिए और सैलरी देने का वो जिक्र कर रहे हैं। इसके साथ ही 21 सितंबर को सामूहिक अवकाश की घोषणा है। 30 सितंबर से कार्य बहिष्कार की चेतावनी है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर्स और प्रशासन के बीच की जो एक खींचतान है, वैसे इंटरनली काफी समय तक रहती है, लेकिन अब जो है ये पीक पर है और अवकाश का भी वो जिक्र कर रहे हैं और प्रॉपर कार्य बहिष्कार का भी। और दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर से ही बात करते हैं। दीपांकर, देखिए, डॉक्टर्स की अगर हम बात करें, किस तरह की दखल अंदाजी की जा रही है जिसका जिक्र हो रहा है, और सैलरी का जो विवाद है वो भी बताइएगा। बिल्कुल जीनत, लगभग 2700 पद हैं उत्तराखंड में डॉक्टर्स के और 2400 साढ़े 2400 के आसपास सरकारी डॉक्टर हैं। इस पर कोविड सेंटर्स बनाए गए हैं तमाम इलाकों में, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां पर डॉक्टर्स ड्यूटी दे रहे हैं। जो डॉक्टर्स का ये कहना है कि उनकी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो अगर कहीं पर कोई पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, इस तरह से अधिकारी आकर उनसे पूछताछ करते हैं कि आपके अंदर, आपके पास व्यवस्थाएं पूरी नहीं है, कोविड सेंटर में व्यवस्थाएं पूरी नहीं है, क्वारंटीन सेंटर में व्यवस्थाएं पूरी नहीं है, तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये काम हमारा नहीं है, व्यवस्थाएं देने का काम हमारा नहीं है, हमारा काम इलाज करना है और हम पहले ही बड़ी मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। इसलिए सरकार को इस मुश्किल को सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि प्रशासनिक दखलंदाजी बंद हो। दूसरी बात यह कि डॉक्टर्स का यह कहना है कि उनकी भी एक दिन की सैलरी काटी जा रही है, वो सैलरी ना काटी जाए। बाकी कर्मचारियों में और उनमें फर्क यह है कि बाकी कर्मचारी कुछ रिलैक्स स्थितियों में काम कर रहे हैं, जबकि वो लगातार कोविड सेंटर्स में काम कर रहे हैं, मरीजों की देखरेख कर रहे हैं, मरीजों को इलाज दे रहे हैं, उनकी जान का रिस्क ज्यादा है। तीसरी बात उनका यह भी कहना है कि जो पीजी डॉक्टर्स हैं, जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, उनको भी फुल सैलरी दी जाए, क्योंकि वो भी इस मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। तो डॉक्टरों की चेतावनी, अब देखना होगा कि आज सरकार इस पर क्या रिएक्शन देती है और किस तरीके सरकार का पक्ष सामने आता है। जीनत, बिल्कुल दीपांकर, एक और चीज, डॉक्टर्स की सेफ्टी भी उतना ही बड़ा इशू रहा है। कई बार हम देखते हैं कि आपने जिस दखल अंदाजी का जिक्र किया, कई बार जो है फैमिलीज भी डॉक्टर्स पर अटैक करती है, उसको लेके भी प्रोटेस्ट होता रहा। बातचीत की कोई संभावना नजर आ रही है? अगर डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार कर देंगे या फिर सामूहिक हमें कहें कि अवकाश पे चले जाएंगे तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। बेशक बीच में वक्त है, लेकिन फिर भी बातचीत जरूरी हो जाती है उस लिहाज से।
जीनत, कल ये बैठक देर शाम में हुई है देहरादून में, जो प्रांतीय चिकित्सा डॉक्टरों का जो यूनियन है। अब डॉक्टर्स का ये कहना है कि वो सरकार से बातचीत करेंगे, सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे और आज सोमवार का दिन है, मुख्यमंत्री सचिवालय में आएंगे, मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो अब उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया जाता है। हालांकि सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कोरोना संकट के बीच कहीं कोई हड़ताल की नौबत आए, कार्य बहिष्कार की नौबत आए, क्योंकि काम करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो अब रिएक्शन का इंतजार है सरकार की तरफ से। जीनत, ठीक, अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। भगत सिंह कोश्यारी का अगर हम बात करें, बंशीधर भगत का हम जिक्र कर रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को आइसोलेशन में रख लिया था, लेकिन उनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए उन्हें अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जो हैं कोरोना पॉजिटिव आए थे और उसके बाद से पहले उन्होंने होम आइसोलेशन में थे, लेकिन एज क्योंकि ज़्यादा है और कोरोना बहुत ज़्यादा उम्र दराज लोगों को परेशान कर रहा है, उस लिहाज से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देहरादून में होने वाली बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक स्थगित हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के अस्पताल में होने की वजह से बैठक स्थगित की गई है। तो तबीयत खराब होने की वजह से प्रदेश अध्यक्ष के कई मीटिंग्स प्रभावित हो रही हैं। राज्य की सुर्खियों में शुमार द्वाराहाट से बीजेपी विधायक महेश नेगी के यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग मामले में नया मोड़ देखने को मिल रहा है। ब्लैकमेलिंग मामले में आरोपित महिला का पति पुलिस द्वारा लगातार बुलाए जाने पर भी अपना पक्ष रखने देहरादून नहीं पहुंच रहा है, जिस पर अब पुलिस महिला के पति पर कानूनी कार्रवाई की योजना बना रही है। सूत्रों के द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक महिला के पति की यूनिट से भी पुलिस संपर्क साधेगी। सफीना पहले भी प्रेषित किए जा चुके हैं, फोन के माध्यम से भी अवगत करा गया और इसमें अब जो भी लीगल कोर्स ऑफ एक्शन होगा हम वो लेंगे और अन्य नोटिस भी हमने उन्हें भेजे। तो अब यही उम्मीद है कि उनके बयान जल्द से जल्द दर्ज हो जाएंगे। महेश नेगी मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। आज महिला की एफआईआर दर्ज कराने को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन का कार्यक्रम है और मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह कांग्रेस दफ्तर में धरना भी देंगे। उधम सिंह नगर के नानक मत्ता से बीजेपी विधायक प्रेम सिंह राणा पर उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जान का खतरा बताया है और पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। कार्यकर्ता ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है। असल में 29 अगस्त को विधायक राणा के ही कार्यक्रम में बीजेपी के महामंत्री रोशन सिंह ने धन सिंह सामंत पर तलवार से हमला किया था और बाद में विधायक राणा ही धन सिंह को लेकर अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन अब धन सिंह ने खुद की जान को विधायक से ही खतरा बता दिया। विधायक ने अब अपने खिलाफ इसे साजिश बताया है। मैं मुख्यमंत्री और एसएसपी साहब से निवेदन करना चाहता हूं, अगर मेरी हत्या होती है उसकी जवाबदारी डॉक्टर प्रेम सिंह राणा उसके गुर्गों की होगी और मैं निवेदन करता हूं कि मेरी सुरक्षा का ख्याल किया जाए। मेरा पूरा परिवार डरा और सहमा हुआ है। ये गलत तरह का बयानबाजी दिलाई जा रही है, क्योंकि अगर मैं उसको मेरे से उनको खतरा होता तो मैं हॉस्पिटल क्यों ले जाता। हॉस्पिटल ले जाना हमारा परम दायित्व बनता है और मैं एक संस्कारवान पार्टी से हूँ। संस्कारवान पार्टी के होने के नाते एक संस्कारवान परिवार से हूँ, जिसमें मैंने बिल्कुल संस्कारित शिक्षा ग्रहण की है और उसके तहत मैंने काम किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से ये गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये निराधार है और जो लोग इनको बहला फुसला रहे हैं उन पर मैं माननीय मुख्यमंत्री से कड़ी कार्रवाई करने के लिए निवेदन करूँगा। मौसम बरसात का है, लेकिन देहरादून में सियासी पारा धीरे धीरे गरमा रहा है। कुमाऊं के कुछ विधायक राजधानी में डेरा डाले हुए हैं। विधायकों का कहना है कि अगर चुनाव जीतना है तो उनकी बात सुननी पड़ेगी। देहरादून के विधायक हॉस्टल में आमतौर पर इक्का दुक्का विधायक ही आपको नजर आएंगे, लेकिन मानसून के सीजन में इन दिनों हॉस्टल गुलजार है। कभी विधायक भूषण सिंह चुफाल तो कभी सुरेंद्र सिंह जीना के कमरे में चाय की चुस्कियां चल रही हैं। वहीं चंदन रामदास, विधायक पूर्ण फर्तियाल के साथ कुछ और विधायक भी साथ में होते हैं। चिंता 2022 की है, विधायक चिंतित हैं, बजट है नहीं। विधायक नीति भी काट दी गई है। जिला योजना से भी विधायक बाहर कर दिए गए हैं। सीएम राहत फंड में भी कटौती हो गई, तो वहीं पूरन फर्तियाल टनकपुर जौलजीबी सड़क के टेंडर को भी लेकर परेशान हैं। होने थे मार्च के बाद कोरोना के वजह से बहुत से काम की कटौती हो गई। जैसे कि मैंने ये भी कहा कि विधायक नीति की कटौती हुई है, वेतन में भी कटौती हुई है, जिला योजना में
इस बार कटौती हो गई और विधायकों का उसमें कोई समन्वय नहीं हुआ, क्योंकि विधायक निधि भी 1 करोड़ रुपए कटी है, कम हुई है और उससे नुकसान होगा क्षेत्र में, क्योंकि एक विधायक के मन में एक प्लान होता है कि मुझे किस तरह के काम करने हैं और वो प्लान जैसे हमने भी था कि हमें 3-3.5 करोड़ रुपए 3.5 करोड़ रुपए से ऊपर जो हमारा विधायक निधि हमें मिलनी है उसके अगले वर्ष में हमें क्या क्या काम करने हैं। सरकार हमारी है, ये सब्जेक्ट है। मैं सरकार है तो क्या मैं लड़ाई को पीछे कर रहा हूं? मैं अपने मुद्दे को, सरकार हमारी है तो मैं पीछे करने वाला नहीं हूं। मैं उनकी आंखें खोलना चाह रहा हूं कि आप गलत जा रहे हैं, इससे सरकार की छवि खराब हो रही है। वहीं बिशन सिंह चुफाल इन सब में सबसे सीनियर विधायक हैं और पूर्व मंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसे में उनकी एक पीड़ा मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर भी है। चुफाल कई बार अपनी बातें राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ सीएम के सामने भी रख चुके हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि साथी विधायकों ने बतौर गार्जियन उन्हें देहरादून बुलाया है। तो यहाँ पर विधायकों का, ये सबका विधायकों का आग्रह था, भाई एक बार इधर आइए आप। तो बड़े विधायक, मैंने कहा था ना मैं गार्जियन के रूम में विधायक हूँ, उनके साथ हूँ, तो गार्जियन के पास ही तो जाएंगे लोग। चुनावी साल जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, विधायकों को अब विकास की चिंता भी सताने लगी है। यही कारण है कि कभी हरिद्वार में विधायकों की गोपनीय बैठक की सूचना आती है तो कभी विधायक हॉस्टल सियासत का हॉटस्पॉट बन जाता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कोरोना और आसमानी आफत ने मुंशियारी का पर्यटन कारोबार पूरी तरह से चौपट कर दिया। आलम तो ये है कि जिस मुंशियारी में साल भर सैलानियों का तांता लगा रहता था, वहां बीते 6 महीने से एक अदद पर्यटक भी नहीं पहुंचा है। मुंशियारी पहुंचने से पहले बिरथी फॉल के दिलकश नजारों को निहारने सैलानी यहां रुकते थे। इन्हीं सैलानियों के जरिए बिरथी के होटल कारोबारी अपनी रोजी रोटी भी जुटाते थे, लेकिन बीते 6 महीनों से यहाँ सूना पसरा है। कुछ ऐसा ही हाल मुंशियारी का भी है। मुंशियारी बीते साल तक देश दुनिया के सैलानियों से पटा रहता था। यही नहीं, मिलम और रालम ग्लेशियर जाने वाले साहसिक पर्यटक भी यहाँ भारी संख्या में आते थे, लेकिन इन दिनों कोरोना के चलते यहाँ सन्नाटा पसरा है। पहले तो खूब गाड़ी आते थे सर, सैकड़ों पर्यटक आते थे दिन में, पार्किंग के लिए भी जगह नहीं बचती थी। आजकल तो कोई आता नहीं, यही आते हैं लोकल के लड़के। 22 मार्च से अभी तक सिंगल भी कोई पर्यटक मुंशियारी नहीं आया है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। जिसमें से हमारे 51 होटल्स और होम स्टे हैं, उसमें जो है करीबन 300 से 350 कर्मचारी हैं, वो बेरोजगार हो गए हैं। मुंशियारी पूरी तरह से पर्यटन कारोबार पर ही निर्भर है, लेकिन जो सूना इन दिनों यहाँ पसरा है उससे होटल कारोबारियों की दिक्कतें कई गुना बढ़ गई हैं। यही नहीं, इस साल बरसात ने भी मुंशियारी के जले पर नमक छिड़का है। इलाके को जोड़ने वाली दोनों सड़कें पूरी तरह तबाह हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण थमने पर भी यहाँ सैलानी आसानी से पहुँच पाएंगे, कह पाना मुश्किल है। कम से कम ये लगभग 400 मीटर लंबाई के क्षेत्र में लगातार इस पर भूस्खलन जारी है। गर्मियों में भी, धूप पड़ने में भी ये पहाड़ खिसकते रहता है। राज्य बनने के बाद मुंशियारी ने नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल टूरिज्म मैप में भी अपनी खास जगह बनाई है। पंचाचूलू की गोद में बसे इस खूबसूरत इलाके को हर कोई निहारना चाहता था। पर्यटकों की यही चाहत सैकड़ों लोगों को रोजगार भी दे रही थी। अब ऐसे में यहाँ के लोग गुजरे दिनों की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उधर कोरोना काल में हुए लॉकडाउन ने लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी है। देश विदेश में हजारों लाखों की नौकरी करने वाले युवा आज सड़क किनारे सब्जी बेचने को मजबूर हैं। ऋषिकेश गंगोत्री NH 94 पर इन दिनों ऋषिकेश से लेकर चंबा तक आपको सब्जी की सैकड़ों दुकानें दिख जाएंगी। ये दुकानदार लॉकडाउन के चलते घर लौटे प्रवासी हैं, जो देश विदेश में 35 से लेकर 60 हजार रुपए तक की नौकरी करते थे, लेकिन कोरोना महामारी ने इनकी जिंदगी बदल दी है। परिवार चलाने के लिए अपने खेतों में सब्जी उगाते हैं और फिर सड़क किनारे इसे बेच रहे हैं। तो यहाँ पे आके सर ये अपना अचार बना के घर में, और ये घर के फ्रूट वगैरह जमा करके किसानों से लेके इसी को थोड़ा बेनिफिट उनको भी दे रहे हैं, थोड़ा हम भी ले रहे हैं। रोजगार चलाने के लिए हमें अपने घर की लोकल सब्जियां उगानी पड़ी और उसके बाद हमें अपने यहाँ सड़क के किनारे बैठ के बेचना पड़ा। इन प्रवासियों को अब अपने भविष्य की चिंता सता रही है। घर में रोजगार नहीं था तो बाहर गए और अब फिर तकदीर ने उन्हें कई साल पीछे खड़ा कर दिया है। प्रवासियों का कहना है कि सरकारी योजनाओं का फायदा उन्हें मिल ही नहीं रहा।
यहाँ पे किसी भी प्रकार की हमको सुविधा नहीं मिली। फिर हम घर में तो बैठ कैसे गुजारा चलता, फिर हमने अपने फिलहाल ये टाइम पास के लिए सब्जी का काम किया। इसमें भी बस घर की सब्जी निकलती है और कुछ नहीं है। सब्जियाँ भी इतनी महंगी हो गई हैं लॉकडाउन की वजह से। अब सरकार प्रवासियों के लिए कई योजनाओं की बात कह रही है, मगर जमीन की हकीकत आपके सामने है। अब ऐसे ही लाखों प्रवासियों को बेहतर रोजगार देना होगा और तभी पहाड़ से पलायन थम सकेगा। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18, टिहरी गढ़वाल। चमोली में जोशीमठ से लापता शख्स का शव मिला। बड़ा गांव से 2 दिन पहले अनूप सिंह लापता हुआ था और टिहरी खाई से, आपको बता दें कि गहरी खाई से, माफ कीजिए, और उसका शव जो है बरामद होता है। एसडीआरएफ की मदद से शव को गहरी खाई से निकाला गया और खड़ी चढ़ाई में रस्सियों के सहारे एसडीआरएफ की टीम खाई में पहुंचती है और शव को निकालती है। बताया जा रहा है कि हादसे की वजह से अनूप सिंह की मौत हुई।